हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने एक वीडियो डाला था असुर के सीज़न 2 के ऊपर। वहाँ पर जो मेरे ऑब्जर्वेशन थे असुर के सीज़न 2 के बारे में, वो सारे पॉइंट्स मैंने बड़ी बेबाकी के साथ रख दिए। लेकिन उस वीडियो के नीचे काफ़ी नेगेटिव कमेंट आए, जहाँ पर कई लोगों ने कहा कि भाई तू गांजा फूँक के रिव्यू कर रहा है। कई लोगों ने कहा तुझे कंटेंट की समझ नहीं। कई लोग कह रहे थे नहीं डीएसके आप गलत हो, सीज़न 1 ठीक-ठाक था लेकिन सीज़न 2 मास्टरपीस है। अब देखिए भैया, सीधी-सी बात है, हर किसी इंसान का एक अलग तौर तरीका होता है चीज़ों को देखने का, सोचने का, रिएक्ट करने का। सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड ओपिनियंस काफ़ी अलग-अलग होते हैं। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि असुर 2 एक मास्टरपीस है, तो मास्टरपीस की डेफिनेशन क्या होती है? मास्टरपीस तो वो होता है जहाँ पर ढूँढने से भी आपको एक फॉल्ट या गलती दिखाई ना दे। लेकिन असुर 2 जो है ना, वो एक ऐसी वेब सीरीज़ है जहाँ आपको गलतियाँ ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक के बाद एक बड़े-बड़े ब्लंडर्स आपको खुद ब खुद दिखने लगते हैं। हाँ, ये ब्लंडर आप देखकर भी अनदेखा कर दें और एक भेड़-चाल जो चल रही है वहाँ पर मास्टरपीस की पीपड़ी बज रही है। अगर आपको भेड़-चाल में चलना है तो अलग बात है, अदरवाइज़ ऊपर वाले ने दिमाग और आँखें हम सबको दी हैं। इसके बावजूद अगर आपको असुर 2 के ब्लंडर नहीं दिख रहे हैं तो भाई मैं क्या ही बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स हाइलाइट करे थे, इस वीडियो को आप उस वीडियो का सेकंड पार्ट बोल सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा असुर के मेकर्स से भी और उन लोगों से भी जो कि कंटेंट की ज़्यादा समझ रखते हैं, जिन्हें ये वेब सीरीज़ एक मास्टरपीस लग रही है। तो उन लोगों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, आशा करूँगा कि वो लोग एक लॉजिकल आंसर देंगे। तो ये जो असुर वेब सीरीज़ है, इसका जो सीज़न 2 है, इसके एक एपिसोड में दिखाया गया है कि 10-12 साल पहले ही शुभ ने वीडियो कॉल कर दिया था। क्या वाकई में 10-12 साल पहले इंडिया में वीडियो कॉल करना पॉसिबल था या नहीं? प्लीज़ एक लॉजिकल आंसर दीजिएगा। और इसको असुर 2 को अगर आप मास्टरपीस बोल रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपने कोई मिल गया का पार्ट 2 यानी कि क्रिश में देखा होगा। क्रिश में रोहित मेहरा सिंगापुर जाता है, उसकी अद्भुत शक्तियों का डॉक्टर आर्या जो रहता है नसरुद्दीन शाह, वो गलत तरीके से फ़ायदा उठाता है। अब क्रिश को और असुर 2 को एक चीज़ एक सेम पेज पर लेके आ जाती है, वो है एक सुपर कंप्यूटर जो कि वहाँ रोहित मेहरा बनाता है। उस सुपर कंप्यूटर के थ्रू आप फ्यूचर देख सकते हैं। ऐसी ही चीज़ आपको असुर 2 के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पर शुभ उर्फ सर्वानंद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल बना लेता है और उस टूल के थ्रू वो सारे प्रेडिक्शन वगैरह करता है और फ्यूचर को देख सकता है। इनफैक्ट उसी टूल के ज़रिए जो प्रोफेसर रहते हैं वो अपना प्रेडिक्शन देखते हैं, तो वहाँ पर लिखा आता है कि सर्वानंद विल किल द प्रोफेसर। हालांकि प्रोफेसर उस प्रेडिक्शन को गलत मानते हैं, बट 2-3 मिनट के बाद ही सर्वानंद उर्फ शुभ उस प्रेडिक्शन को सच कर देता है और प्रोफेसर को मार देता है जहर दे करके। तो जैसे वहाँ पर क्रिश के अंदर सुपर कंप्यूटर था जो फ्यूचर दिखाता था, वैसे ही यहाँ पर एक टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, जिसमें कि आदमी अपना फ्यूचर देख सकता है। अब चूंकि बात प्रेडिक्शन की चल रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी चल रही है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग गागा गागा कर रहे हैं कि वाह 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 क्या बात है क्या बात है, जबकि ऐसी चीज़ें आपने क्रिश में भी देखी थी। तो वो लोग जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर रहे हैं इस वेब सीरीज़ को। देखिए, मैं पहले बता दूं कि मैं इस वेब सीरीज़ का कोई हेटर नहीं हूँ। इनफैक्ट असुर 1 का तो मैं जबरा फैन हूँ और मैंने असुर 1 को एक मास्टरपीस बोला था। इनफैक्ट असुर 1 में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो लोग, हर एक चीज़ का ना वहाँ पर एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन था या फिर लॉजिकल रीजनिंग थी। और असुर 1 ने मुझे पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि कैसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं, कैसे हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं, कैसे घटनाओं को घटना से जोड़ करके आप कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली असुर 2 में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट असुर 2 के अंदर एपिसोड 3 या 4 तक तो चीज़ें बहुत अच्छी जाती हैं, स्पेशली जब ये लोग जंक यार्ड में जाते हैं। अगर आपको वो एपिसोड याद हो तो जंक यार्ड में ये लोग जाते हैं, वहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि इस लोकेशन से बहुत सारा डेटा जो है वो कंज्यूम हो रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर निखिल नायर उर्फ वरुण सोपती सारी गाड़ियों को देखता है, किसी भी गाड़ी में टायर नहीं रहते हैं। एक कार रहती है जो कि मूव होती रहती है आगे पीछे और उसके टायर रहते हैं। फिर वो गाड़ी को पुश करते हैं और नीचे जाते हैं तो भाई डाटा सेंटर मिलता है इनको। इस पॉइंट तक ना मुझे असुर 2 बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो लोग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का डेटा निकालते हैं, कहाँ पे डेटा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है उस लोकेशन तक ये बहुत खूबसूरती से पहुँचते हैं। अब अगर यही लॉजिक मैं पकड़ करके अगर असुर 2 के क्लाइमैक्स में आऊँ, तो क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इंडिया का सबसे रिमोट विलेज सिटी नहीं विलेज की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया का सबसे रिमोट विलेज। अब विलेज में मोबाइल का नेटवर्क तो छोड़ो, वहाँ तो बिजली भी नहीं आती है। तो अब आप ज़रा मेरी बात ध्यान से सुने कि एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर शुभ ने अपना बेस
बेस बना रखा है, और वो बेस कहाँ बनाया उसने? इंडिया के सबसे रिमोट लोकेशन में, जहाँ पर लाइट भी प्रॉपर तरीके से नहीं आती, मोबाइल का नेटवर्क तो घंटा ही आता होगा, लेकिन ऐसी लोकेशन पर शुभ उर्फ सर्वानंद अपना बेस बना लेता है, जिसमें कि एंड में नुसरत और निखिल जाते हैं वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ वगैरह करने के लिए। और इतना हैवी उसका सेटअप था, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी रिमोट लोकेशन में इतना हैवी डेटा सेंटर इस्टेब्लिश हो सकता है? एक ऐसी लोकेशन में, एक ऐसे रिमोट लोकेशन में जहां प्रॉपर बिजली भी नहीं होती है, वहां पर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना हैवी इंटरनेट सोर्स वहां पर अवेलेबल होगा? ये एक बहुत बड़ा वाला ब्लंडर है जिसको कि हर कोई इग्नोर कर रहा है। जब सिटीज़ में आजकल रियल लाइफ की बात करें तो मोबाइल जहाँ 4G नेटवर्क प्रॉपर नहीं आते हैं, शहरों में, गांव देहात में तो 4G छोड़ो, वहाँ पर बात करने का नेटवर्क नहीं आता है। ऐसे में असुर 2 के जो मेकर्स हैं, जो कि दिल्ली में, नोएडा में, तो ये लॉजिक लगा लेते हैं कि एक ऐसा डेटा सेंटर जहाँ पर डेटा बहुत कंज्यूम हो रहा है, तो क्या यही लॉजिक वो असुर को ढूंढने के लिए कहीं और इस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे क्या? एक चीज़ और कि असुर में ये जो शुभ है, इसका फोटो फर्स्ट एपिसोड में ये कंप्यूटर के थ्रू बना लेती है, एंड ये जो फोटो है ये कहीं से कहीं तक वो जो छोटा वाला जो शुभ था, जिसकी नाक थोड़ी सी दबी हुई है, चेहरे का स्ट्रक्चर और स्पेशली आँखें, लेकिन जो कंप्यूटर ग्राफिक बनता है उसमें तो अलग ही नाक है, अलग ही तरह की आँखें हैं, लेकिन जो एक्चुअल शुभ है बड़ा वाला, वो तो अलग ही दिखता है, अमिताभ बच्चन जैसी नाक। ये ब्लंडर आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ा भारी ब्लंडर जो असुर 2 के अंदर आपको देखने को मिलता है कि क्लाइमेक्स के 15-20 मिनट सोनिक बॉम्ब है, सोनिक बॉम्ब है, सोनिक बॉम्ब है, पूरा हाय तौबा मचा देते हैं। ये लोग कैसे बचे, क्या बचे? दिल्ली का जो ऑडिटोरियम है जिसमें वो कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर समझ में आता है कि आप इवैक्यूएट नहीं करा सकते, बाहर नहीं भेज सकते लोगों को, लेकिन काशी के घाट पर एक स्पीकर के अंदर सोनिक बॉम्ब है। अब सोनिक बॉम्ब से बचने के लिए आदमी क्या क्या उपाय करता है, दुनिया जहाँ की वहाँ पर दिखाई गई है परेशानी, बट ये सोनिक बॉम्ब फटता है, लेकिन उसी दौरान ये शुभ आ जाता है कानों में नॉर्मल से हेडफोन लगा के। कुछ भी। अब वो सोनिक बॉम्ब जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था, उससे लोगों की जान जा सकती थी, सडनली उस सोनिक बॉम्ब के बीच में 10 सेकंड का गैप का एक लॉजिक आ जाता है, और इतनी तेज साउंड वेव वाला ये सोनिक बॉम्ब, इससे बचने के लिए शुभ क्या करता है? सिंपल से हेडफोन लगा के आ जाता है। अगर हेडफोन लगाकर ही सोनिक बॉम्ब से बचा जा सकता था तो भैया सारी पब्लिक को एक एक हेडफोन दे देते। और एक चीज़ यहाँ पर हर कोई इग्नोर कर रहा है कि जब इन्हें पता चल चुका था कि भैया सोनिक बॉम्ब है और अगले 3 मिनट या 4 मिनट में फट जाएगा और स्पीकर के अंदर है, तो उठा करके गंगा नदी में फेंक देते, सिंपल सी बात है, लेकिन नहीं। और ये जो काशी का घाट था ये कोई लॉक्ड भी नहीं था, लोग भाग सकते थे। मतलब कहने का मेरा ये है कि एक ऐसा क्लाइमेक्स जो कि बहुत अच्छा जा सकता था, लेकिन मेकर्स ने इतने बड़े बड़े ब्लंडर कर दिए हैं। सोनिक बॉम्ब से लोग डर रहे हैं और शुभ वहाँ पर कानों में हेडफोन लगा लेता। वाह वाह वाह, गजब टेक्नोलॉजी भैया। ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए भाई साहब। सोनिक बॉम्ब से बचने के लिए लोग दुनिया भर के जतन करते हैं, लेकिन एक हेडफोन लगा लो, सोनिक बॉम्ब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गजब बेइज्जती है। एक और बड़ा वाला ब्लंडर कि शुभ जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल बना लिया था, जिसके थ्रू शुभ एक्यूरेट प्रेडिक्शंस वगैरह सब कर लेता है, तो क्या शुभ ने उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल में अपनी लाइफ का प्रेडिक्शन नहीं देखा होगा कि अगर वो काशी जाएगा तो वहाँ पर अरशद वारसी इसे गोली मार देगा? अब इस बात का कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन कोई देगा कि वो इंसान जिसने ये टूल डेवलप किया है, जो कि कलयुग में अधर्म की स्थापना करना चाहता है, कलयुग से नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी का वो नाश करना चाहता है, और ये सारी चीजें वो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के थ्रू कर रहा है, जिसके थ्रू वो देख लेता है कि भैया ये सीबीआई वाले क्या करना चाहते हैं, कैसे कैसे करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजों का प्रेडिक्शन तो उसने पहले से ही देख रखा था। तो क्या उसने अपनी मौत का प्रेडिक्शन नहीं देखा था? क्या वो इतना बेवकूफ था कि आगे बढ़ के अपनी मौत को स्वीकार करने चला गया? अच्छा हाँ, अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो सीज़न 2 था, इसके पहले एपिसोड में शुभ अपने ही दोस्त को मार देता है और कहता है कि जब आपके जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया हो तो फिर आपके शरीर की कोई उपयोगिता नहीं रहती है। लेकिन क्या ये जो सीज़न 2 की एंडिंग है, यहाँ पर अधर्म की स्थापना हो पाई? यहाँ पर अल्टीमेटली जीत तो नैतिकता और सत्य की ही होती है, और लोग भगवान के ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ते हैं। इसका मतलब कि शुभ के जीवन का जो उद्देश्य था वो पूरी तरह से तो पूरा हुआ ही नहीं था, और अगर शुभ के जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ नहीं था तो फिर उसने अपनी कुर्बानी क्यों दे दी? क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई उसने देख लिया होगा कि भैया उसके जीवन का अंत वहाँ पर है, उसने अपना प्रेडिक्शन देख लिया होगा और इसलिए खुशी खुशी अपनी उसने मौत स्वीकार कर ली होगी। एंड आई गेस इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे
चुका हूँ, क्योंकि शुभ का जो मकसद था अधर्म की स्थापना हो, लोग भगवान की पूजा अर्चना सब छोड़ दें, लेकिन ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ था। लोगों की आस्था विश्वास भगवान में बरकरार रहा था, अधर्म की स्थापना नहीं हो पाई थी। तो शुभ के जीवन का जो उद्देश्य था, जो मिशन था कि कल की अवतार आएगा और इसके साथ युद्ध करेगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं पाया। इसीलिए मैंने कहा कि सीज़न 2 जो है ना, वो एक अच्छी स्टार्ट के बाद सडनली रास्ता भटक जाता है, और इस सीज़न के पहले एपिसोड में जो स्केच या जो फ़ोटो बन जाता है, वो अगले 7 एपिसोड तक घुइयाँ के खेत में दबा रहता है। जबकि टेक्निकली ऐसा होना चाहिए। और एक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर पुलिस अथॉरिटीज़ को या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को किसी का स्केच मिल चुका है, या तो वो स्केच मीडिया में दिखाते हैं, अब मीडिया में दिखाएंगे तो वो अलर्ट हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा, बट उसके पास तो ऑलरेडी वो टूल है ना, जिसके थ्रू वो देख सकता है कि पुलिस आ रही है तो वो भाग जाए। जैसे वो क्रिश के अंदर डॉक्टर आर्या ने देख लिया था कि क्रिश नाम का लड़का मारने आ रहा है, तो वो क्रिश के धोखे में किसी और को मार देता है। उसी तरह से यहाँ पर शुभ के पास भी एक प्रिडिक्शन करने वाला टूल था। अब हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सर्वानंद उर्फ शुभ का जो प्रिडिक्शन टूल था, उसने लास्ट मोमेंट पर गलत प्रिडिक्शन दे दिया हो, या फिर उसका टूल गच्चा खा गया हो। अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे थे वो फोटो और स्केच की। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया अगर वो फोटो मीडिया में आ जाता तो शुभ बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता। तो चलो ठीक है, वो मीडिया में नहीं देते, लेकिन अपने जो पुलिस अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेशन या फिर जो खबरी लोग हैं, उनको तो दे सकते थे ना। क्योंकि जहाँ पर शुभ ने रात को 9:05 पर 3 लोगों को मारा था, उस लोकेशन या फिर वहाँ के जो पुलिस वाले, या फिर जो इस सीज़न के स्टार्ट में जहाँ पर बर्फ़ वाला जो कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ पर उस तरह का कोई इंसान आया था, नहीं आया था। मतलब पब्लिकली इसका शुभ का फ़ोटो वायरल करने के बजाय वो लोग अपने खुफिया ऑफिसर्स को तो ये फ़ोटो दे सकते थे ना। तो शायद ये वेब सीरीज़ तीसरे या चौथे एपिसोड में ख़त्म हो जाती, लेकिन नहीं, इन्हें तो एपिसोड्स और आगे बढ़ाने थे। इसलिए वो ईशानी आती है, फिर पॉल की एंट्री होती है, फिर वो केसर का किडनैप वगैरह, और अल्टीमेटली जो फोटो इन लोगों को पहले एपिसोड में मिल जाता है, वही फोटो इन लोगों को लास्ट एपिसोड में याद आता है, वो भी इंडिया के सबसे रिमोट विलेज में। जबकि ये बात तो पहले ही सीजन में एस्टेब्लिश हो चुकी थी कि ये जो शुभ है, ये धनिष्ठा नक्षत्र को लोगों को मारता है और उंगली काट लेता है। एक सज्जन का कमेंट आया कि फिल्मी इंडियन ने कहा था कि वो उंगली इसलिए काटता है क्योंकि उसके बाप ने उसको बचपन में बहुत उंगली दिखाई थी। तो क्या शुभ का बाप सिर्फ धनिष्ठा नक्षत्र को ही उंगली दिखाया करता था? एंड शुभ को अगर उंगलियों से इतनी दिक्कत थी, तो शुभ ने जब अपने बाप का कत्ल किया था, जहर देके मारा था, तो बाप की उंगली क्यों नहीं काटी थी? तो मतलब उल जुलूल लॉजिक ये फिल्मी इंडियन वगैरह देते हैं, फिर उन्हें देखने वाले लोग आकर के वही उल्टियाँ मेरे कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें लगता है कि हाँ, मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होगा। तो फिल्मी इंडियन के लॉजिक के हिसाब से चलने वाले लोग इस बात का जवाब ज़रूर दें कि क्या धनिष्ठा नक्षत्र के दिन ही शुभ का बाप शुभ को डांटा करता था या उंगली दिखाया करता था? इस सवाल का जवाब अवश्य दीजिएगा। और अगर शुभ को उंगली काटना इतना पसंद था, तो सेकेंड सीजन में उसने जितने भी मर्डर करे, किसी की भी उंगली नहीं काटी। इनफैक्ट इस सीजन से धनिष्ठा नक्षत्र गायब हो जाता है, सीधा अश्विनी नक्षत्र और एक लड़का अनंत, जो कि नकली एक वंडर बॉय बना है, मतलब उसकी एंट्री हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने तो देखी, मैंने महसूस करी, आपने महसूस करी या नहीं करी? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टूल, प्रेडिक्शन और सोनिक बॉम्ब से आपको एक हेडफोन बचा लेता है, तो फिर यार इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत थी? पूरी भीड़ को एक एक हेडफोन पकड़ा देते, सीधी सी बात थी। अब इतने सारे जो पॉइंट्स या फिर लॉजिक्स मैंने आपके सामने रखे हैं, क्या ये सब देखकर सुनकर भी आपको लग रहा है कि असुर 2 के अंदर कोई ब्लंडर नहीं है? इट्स अ मास्टरपीस। ये मास्टरपीस बन सकती थी, लेकिन मेकर्स जो हैं वो बुरी तरह से गच्चा खा गए, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज़ को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। वैसे एक ट्रेंड देखने को मिला है, कोई वेब सीरीज़ या कोई फिल्म जिसका पार्ट 1 बहुत अच्छा होता है, सेकेंड पार्ट में मेकर्स अक्सर डिसअपॉइंट कर जाते हैं, और असुर 2 के केस में यही हुआ है। ये मेरा मानना है। आपका क्या ओपिनियन है? आप भी कमेंट अवश्य कीजिएगा, और जो भी लॉजिक है प्लीज़ लॉजिकली एक्सप्लेन कीजिएगा मुझे, बिकॉज शायद मुझसे ज़्यादा आपको नॉलेज होगा कंटेंट का या फिर वेब सीरीज़ का, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वेब सीरीज़ देखता हूँ नहीं। वो लोग जो वेब सीरीज़ के एडिक्ट हैं, जिन्हें कंटेंट का, क्लाइमैक्स का, बिगनिंग का, मिड पार्ट का, हर चीज़ का उन्हें नॉलेज है, वो प्लीज़ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दें अपनी बुद्धि से, किसी और की बुद्धि से नहीं कि फिल्मी इंडियन ने ऐसा बोला वैसा बोला। आपकी बुद्धि के अकॉर्डिंग क्या इंडिया के सबसे रिमोटेस्ट विलेज में इतना बड़ा डेटा सेंटर इस्टेब्लिश हो सकता है? और एक ऐसा इंसान जिसने एक ऐसा टूल बना लिया है जिसमें वो दुनिया भर का प्रेडिक्शन वगैरह देख सकता, कर सकता है, क्या उसने अपनी मौत का प्रेडिक्शन नहीं देखा होगा? और सोनिक बॉम्ब से जब एक हेडफोन लगाकर बच सकते हैं, तो सबको एक हेडफोन दे देते हैं। वो टेक्नोलॉजी मतलब इतनी एडवांस हमारे इंडिया के अंदर, इतने तेजस्वी लोग हैं, एक हेडफोन लगा करके सोनिक बॉम्ब से बच जाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो वो लोग जो कि अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, उन सबको एक हेडफोन दे देते, सबके कान के पर्दे बच जाते, ब्रांडेड होने से बच जाता। क्या लगता है आपको? कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।